नमस्कार। बिहार की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज कुमार। इस खास पेशकश में हम चर्चा करेंगे कि आखिरकार जेडीयू बीजेपी से 122 टिकट वाकई चाहती है। जेडीयू को लग रहा है कि एकनाथ शिंदे जो कि महाराष्ट्र में बीजेपी के साथ चुनाव लड़े और बीजेपी जितनी सीटों पर चुनाव लड़ी और उसके बाद बीजेपी को एकनाथ शिंदे की जरूरत लगभग नहीं के बराबर थी, इसलिए बीजेपी का मुख्यमंत्री बना। पिछले दिनों यह भी चर्चा आई कि अमित शाह ने यह कहा है, क्योंकि आरजेडी के प्रवक्ता ने कहा कि अमित शाह ने यह कहा है कि जो भी सीएम बनेगा वो नीतीश जी की सलाह मशविरा के बाद बनेगा। तो कई तरह की बातें उठने लगी। ऐसे में गंभीर सवाल ये उठ रहा है कि एनडीए में क्या सीटों को लेकर के मारामारी हो रही है? क्या 122 सीट पर अगर जेडीयू अकेले चुनाव लड़ती है तो 121 सीटों का बंटवारा बीजेपी, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा, साथ ही साथ आप चिराग पासवान की एलजेपी, इन सब के बीच में कैसे होगी? राष्ट्रीय लोक मोर्चा जो कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है, उनके बीच में कैसे होगी? और इसी को लेकर के क्या रस्साकशी है क्या? क्योंकि पहले एक फॉर्मूला इस तरीके का सामने आ रहा था कि तकरीबन 100 सीटों पर दोनों चुनाव लड़ेंगे और 30 के आसपास 25 से 30 सीट पर ये लड़ेंगे और 13 सीट राष्ट्रीय लोक मोर्चा और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के बीच में बांट दिया जाएगा। लेकिन आपने हाल के ही दिनों में सुना होगा जीतन राम मांझी ने आगे बढ़ करके क्या कहा। चिराग पासवान साफ तो नहीं कह रहे हैं, लेकिन चिराग पासवान कोई छोटे सौदागर तो हैं नहीं, बड़े बाजीगर हैं, तो वो भी कहाँ कम पे मानने वाले हैं और उपेंद्र कुशवाहा भी कम पर मानेंगे क्या? तो ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब जानने का हम प्रयास करेंगे। हकीकत आपको बताएंगे कि एनडीए के भीतर क्या कुछ चल रहा है। पर आइए आपको सुनाते हैं एक बाइट, उसके बाद शुरू करेंगे चर्चा। अब तो कहीं समझे में नहीं आ रहा कहाँ भैया, वो तो आपसे पूछिए कितना झूठ है फरेब। बीजेपी के बारे में तो छोड़ दीजिए, बीजेपी तो सपना देखना ही बंद कर दे। कांग्रेस का दिल ही दिल्ली है। एनडी तो वैसे ही आप देख रहे हैं, बिहार में नीतीश कुमार को मारने में लगी है, उधर चंद्रबाबू नायडू को मारने में लगी है। और बीजेपी का बस चले तो सारे एनडीए को मार देगा। इसीलिए एनडीए सशंकित है। नीतीश जी का घर ही सुरक्षित, बिहार को ही सुरक्षित नहीं रख रहा है तो और क्या क्या रखे। तो हमारे साथ कई मेहमान जुड़ने जा रहे हैं। जो मेहमान हमारे साथ फिलहाल जुड़े हैं, आरजेडी के जयंत जिज्ञासु हमारे साथ जुड़े हैं और साथ ही साथ हम आपको बता दें परिमल कुमार जेडीयू से जुड़े हैं। जयंत जिज्ञासु आरजेडी के प्रवक्ता हैं, परिमल कुमार जी जेडीयू के प्रवक्ता हैं। हम दोनों का स्वागत करते हैं। साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक, तो वो भी जल्द हमारे साथ जुड़ना चाहेंगे। मैं सबसे पहले जेडीयू के प्रवक्ता के पास जाना चाहूँगा और उनसे बात करना चाहूँगा परिमल जी से। परिमल जी, क्या आपको मेरी आवाज़ मिल रही है? आपको हमारी आवाज मिल रही है? जी हाँ, बिल्कुल मिल रही है। जी हाँ, बिल्कुल मिल रही है। मेरा सीधा सवाल आपसे ये है कि एनडीए में सीटों के बंटवारे को लेकर के क्या कोई रस्साकशी है? आप लोग 122 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं, जेडीयू। देखिए पंकज जी, एनडीए जो राष्ट्रीय स्तर पर आदरणीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में और बिहार में हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार के नेतृत्व में पूर्ण रूप से एकजुट है। कारण यह है कि जैसे कोई भी संगठन बनता है उसके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, उसके एजेंडा क्या होते हैं, प्रिंसिपल क्या है और ओवरऑल पर्टिकुलर उसकी नीतियां और उसके इफेक्टिवनेस और उसके एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर क्या है। तो आप समझे कि हमारे यहाँ आदरणीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए एकजुट है, क्योंकि हम लोगों ने जनता के हित में, बिहार वासियों के हित में और बिहार के विकास के लिए जो एजेंडा सेट किया है, जैसे मान लीजिए कि राष्ट्रीय स्तर पर 2047 तक विकसित भारत का निर्माण करना है, तो उसी तरह 2047 तक बिहार को पूर्ण रूप से विकसित बनाना है
और जब भारत विकसित होगा, विश्व गुरु होगा, तो उसमें बिहार की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। और ये तभी संभव है जब हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार जैसे प्रखर, अनुभवी, विजनरी और टेस्टेड एंड ट्रस्टेड नेता के हाथ में बिहार का नेतृत्व हो। तो हमें पूर्ण रूप से कोऑर्डिनेशन है, कोई मतभेद नहीं है। हम लोग जनहित में, बिहार के हित में, बिहार वासियों के हित में, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे आदरणीय नीतीश कुमार संपूर्ण बिहार वासियों को अपना परिवार मानते हैं और सभी जाति, सभी वर्ग, सभी धर्म के लोगों के उत्थान के लिए वो लगातार 2005 से काम कर रहे हैं। और कई कार्यक्रम ऐसे चलाए गए जिसकी प्रभाविता अभी स्पष्ट दृष्टिगोचर होने लगी है। और यही कारण है कि सामान्य रूप से जो दल लंबे समय तक सत्ता में रहता है उसके प्रति एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर काम करता है, लेकिन हमारे आदरणीय नेता के प्रति प्रो इनकम्बेंसी फैक्टर काम करता है। लगातार इस बात को 2025 के चुनाव के पहले ऐसा प्रतीत होता है कि पूरे बिहार में हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार के विकास और सामाजिक न्याय की आंधी बह रही है। तो हम लोग निश्चिंत हैं। और दूसरी ओर अपोजिशन की बात देखें, अपोजिशन जैसे नहीं, अपोजिशन पर भी हम सवाल लेंगे, अपोजिशन पे भी हम सवाल लेंगे परिमल जी। एक सवाल और कर लेने दीजिए ना, उसके बाद। अरे आपका तो अधिकार है, आप अपोजिशन को अटैक करेंगे, अपोजिशन आपको अटैक करेगा, ये तो चलेगा। मैं एक सवाल ले लेता हूं, उसमें आप अपोजिशन पर भी अटैक कर दीजिएगा। आपने कहा हम एकजुट हैं, तो क्या जीतन राम मांझी का जो बयान आया और उसमें उन्होंने कहा कि हम 40 सीट पर लड़ना चाहते हैं, 20 तो हमको मिलना ही चाहिए, हमको क्यों नहीं एक सीट मिला झारखंड में, क्यों नहीं मिला दिल्ली में, उन्होंने यहां तक कह दिया कि क्या हम मंत्रिमंडल छोड़ देंगे, बाद में अपनी बातों से पलट गए। और ये सब ऑन रिकॉर्ड है। बाद में वो भले ही कहें कि हम सोशल मीडिया, फलाने मीडिया पे एक्शन लेंगे, तो एक्शन और केस करना तो कितना साधारण बात है आप जानते हैं। लेकिन सवाल ये है कि एक व्यवहारिक पक्ष भी होता है ना। पिछले बार आप 122 सीट पर लड़े थे, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। 115 सीट पे बीजेपी लड़ी थी और यही 6 या 7 सीट पे हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा लड़ी थी। इसी तरह का गणित था। इस बार भी अगर 122 सीट आप मांगते हैं या वो आपको चाहिए ही चाहिए, तो इसमें गलत क्या है? क्योंकि आपने एक लाइन तो बड़ा साफ गोई से कहा कि बिहार में आदरणीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए है, देश में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में एनडीए है। तो बिहार में उनके नेतृत्व में एनडीए है। जेडीयू तीसरे नंबर की पार्टी हो गई। जेडीयू 1 नंबर की पार्टी बनने के लिए अगर ज्यादा सीटों पर नहीं लड़ेगी, तो फिर वो 1 नंबर की पार्टी कैसे बन पाएगी जैसे पहले कभी हुआ करती थी? आप बताइए। देखिए पंकज जी, मैं स्पष्ट कर दूं कि किसी भी पार्टी को 1 नंबर या 2 नंबर की कहा जाता प्रश्न है तो चुनावी परिस्थितियों पर यह निर्भर करता है। लेकिन उस पार्टी के नेता और उनकी नीति उसी के आधार पर जनता मत देती है। और जिस तरह हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार के प्रति लोगों का रुझान लगातार बढ़ता चला जा रहा है। आपने देखा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में के परिणाम जिस तरह के आए और फिर जो उपचुनाव हुए उसके परिणाम जिस तरह के आए, स्पष्ट है कि बिहार की बहुसंख्यक जो आबादी है वो हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार के नीति और सिद्धांतों के साथ खड़ी है और उन्हें अपना आशीर्वाद देती है। और उनके साथ उनका समन्वय, उनका सहयोग और विश्वास होना, ट्रस्ट है। देखिए, ट्रस्ट बहुत बड़ी चीज होती है। जैसे उन्होंने और ट्रस्ट का आधार ये था कि उन्होंने प्रूफ किया। अब मान लीजिए कि कोई जंगल राज के व्यक्ति है और वो सपना देखें कि भाई माई बहन योजना के तहत 2500 रुपए हम देंगे, तो आप समझिए ना कि लोगों ने तो ऑलरेडी इनको, आरजेडी को भी टेस्ट कर चुका था, जिसकी परिणति ये थी कि बिहार को जंगल राज का दंश देना पड़ा। वास्तव में ये तो आतंक राज था। इन दिनों ये माँ बहन योजना की बात करते हैं और 2500 रुपए देने की बात करते हैं। इनको ये बात जानकारी होनी चाहिए कि जब से हमारे आदरणीय नेता सत्ता में आए, बिहार महिला सशक्तिकरण का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक महत्वपूर्ण उदाहरण हुआ। साइकिल योजना जो हमारे आदरणीय नेता ने चलाया था, उसके बारे में मैं आपको बतला दूं कि अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन यूएनओ ने उसकी सराहना की और हाल में अफ्रीकन यूनियन के राष्ट्र ने बिहार के साइकिल योजना को अडॉप्ट किया। तो बेसिक रूप से बिहार की महिलाओं को हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार ने इस कदर सशक्त किया है। 50% रिजर्वेशन 2006 में पंचायती राज में,
2007 में नगर निकाय में, 2013 में पुलिस बल में और 2016 में 35% फ्लैट हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन फॉर एवरी क्लास, एवरी रिलीजन, फॉर एवरी कास्ट विमेन के लिए उन्होंने सुनिश्चित किया। और इसका परिणाम ये है कि वह समय था बिहार में जब चंपा बिस्वास जैसी महिला आईएएस की पत्नी एफआईआर लॉन्च कराने के लिए सिसकती थी, विन्नतें करती थी, और जो सत्ता पर काबिज व्यक्ति थे माखौल उड़ाते थे उनका, आज हमारी बेटियां हमको सुरक्षा दे रही है। तो जो आप सड़कों पर जाएं पंकज जी, तो ऐसा फील होता है कि बिहार में वास्तव में महिला सशक्तिकरण का दौर बन हुआ है। हम लोग ठीक है, ठीक है, महिला और सशक्तिकरण दूसरी ओर आप देखिए कि जो ये जंगल राज के शहजादे हैं, जो मुंगेरी लाल के हरे हसीन सपने बहुत समय है, बहुत समय, अभी आपको बहुत मौका देंगे। कहते हैं नहीं, वो 2500 रुपया का लालच देके हमारे माँ बहनों को, ठीक है, इस पे भी जाएंगे परिमल जी, इस पे भी जाएंगे। थोड़ा सब्र करिए, आपके मित्र ही बैठे हैं। कैसे लोकतंत्र कैसे सफल होगा जब तक विपक्ष के लोगों को बोलने नहीं दीजिएगा। जयंत जिज्ञासु जी आरजेडी प्रवक्ता हमारे साथ हैं। आपसे मैं ये पूछना चाहता हूं जयंत जी, एनडीए गठबंधन में जीतन राम मांझी की आवाज सुनाई पड़ी। अंदर खाने मुझे जानकारी है जेडीयू 122 सीट से कम पर लड़ने को तैयार नहीं है। हो सकता है 115 चला जाए, जैसे पिछली बार लड़ी थी। 7 सीट हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को दे दी थी। तो क्या जिस तरीके से एनडीए में भी अंदर खाने खटपट चल रही है, आपके घटक दल में भी खटपट है? वैसे चूड़ा और चना खिला करके आपने राहुल जी के साथ सब कुछ ठीक कर लिया है, ये और गौशाला भी उनको घुमा दिया है। बेचारे पप्पू यादव 3-4 जगह बुके लेकर खड़े ही रह गए। आपका परमिशन नहीं हुआ तो आपने मिलने भी नहीं दिया उनको। लेकिन ये बताइए कि जिस तरीके से आपके भीतर खटपट है, लेकिन लालू जी फैसला करेंगे। हमें तो जानकारी है कि जेडीयू भी 122 से कम पर लड़ने को तैयार नहीं है। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? एनडीए के लोग जो कहते हैं, परिमल जी कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, हम एकजुट हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो आपको लगता है कि ये लोग एकजुट हैं? देखिए, आज तो हम सब लोग जननायक भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर जी को भी याद कर रहे हैं, उनकी जयंती है। और उनकी एक बात काबिल गौर है कि मेरी लड़ाई किसी व्यक्ति या समुदाय के खिलाफ नहीं है, बल्कि मेरी लड़ाई असमानता और अन्याय के खिलाफ है। जब तक हर एक उपेक्षित व्यक्ति को उसका अधिकार नहीं मिल जाता है, यह लड़ाई जारी रहेगी। तो हम लोगों के नेता लालू प्रसाद जी भी उसी लड़ाई को आगे बढ़ाते रहे हैं। और चुनाव तो एक अनिवार्य गतिविधि है लोकतांत्रिक व्यवस्था में, और सभी घटक दल चाहते हैं कि अधिकांश सीटों पर उनके नुमाइंदे जनता के बीच जाएं और उनसे अपना समर्थन हासिल करें और सरकार में उनकी भी हिस्सेदारी हो। तो इसमें तो कुछ अस्वाभाविक नहीं है। और हमारे गठबंधन का जहां तक ताल्लुक है तो बहुत स्थिर गठबंधन है, और एक दूसरे के प्रति अविश्वास का वातावरण हमारे यहाँ नहीं है। तो सब कुछ सही समय पर आपको पूछना चाहूंगा, बता दिया जाएगा। और हम लोग जी ये बोल रहे, आप पूछिएगा, अभी आपको मौका देते हैं। अभी ये बोल रहे, फिर पूछिएगा। परिमल जी पूछिएगा, अभी ये बोल रहे, आप पूछिएगा। नहीं जी, दो तथ्यों पर मैं 2 स्टेटमेंट देना चाहता हूँ। एक तो इन्होंने स्टार्ट किया जननायक कर्पूरी ठाकुर। देखिए, शंकरसर ठाकुर ने अपनी पुस्तक में लिखी है कि लालू प्रसाद जी कर्पूरी ठाकुर को कपटी ठाकुर कहा करते थे, और इन्होंने बार बार कर्पूरी ठाकुर को अपमानित करने का प्रयास किया। तो इस चैनल के माध्यम से जयंत जी को क्षमा मांगनी चाहिए। और बिहाफ ऑफ आरजेडी आज सुनने में आया है कि वो कर्पूरी जयंती मना रही है। दुर्भाग्यपूर्ण बात है। देखिए, यही तो है कि इनके दिखाने की कुछ और करने के कुछ और। लगातार ये ऑन रिकॉर्ड है, राइट। ये बार बार कर्पूरी ठाकुर के जीवन काल में लालू जी कर्पूरी ठाकुर को प्रताड़ित और अपमानित करते रहे। इनको शर्म आनी चाहिए कर्पूरी ठाकुर के नाम से। और दूसरी बात कि जहां तक ये नेता की बात करते हैं, महागठबंधन, अरे ये स्पष्ट करें कि महागठबंधन के राष्ट्रीय स्तर पर लीडर राहुल जी है कि ममता बनर्जी?
यही स्पष्ट नहीं हो पाया जब से इंडी गठबंधन सत्र एग्जिस्टेंस में आया है। अभी तक 2023 से अभी तक ये राष्ट्रीय ठीक है, स्तर पर आप नेतृत्व सवाल कर पाया लिए है। ना। और जहां तक राज्य स्तर का प्रश्न है, कुछ ही दिन पहले, 2-3 दिन पहले पप्पू यादव ने कहा, हु इज बैक्ड बाय कांग्रेस एट द नेशनल लेवल, उन्होंने कहा कि बिहार में कांग्रेस के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाना चाहिए। उनके कहने का आशय क्या था ये आप समझे। उनके कहने का आशय ये था कि तेजस्वी जी जो परिवारवाद और जंगल राज की उपज हैं, जो आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं और बेल पर हैं, उनकी विश्वसनीयता जनता के बीच कम हो ठीक गई है, है। आप अपनी बात कह दिए। जैन जी जवाब दीजिए। जैन जी जवाब दीजिए, और पैनलिस्ट हैं उनके पास जाएंगे, आप जवाब दीजिए। हाँ, अब देखिए, परिमल जी ने अब छेड़ दिया है बहुत सारे तराने, तो अब एक एक करके सबके सुर को साधने दीजिए मुझे। कर्पूरी ठाकुर जी इस देश के सबसे संचय और संग्रह की प्रवृत्ति से दूर नेताओं में शुमार किए जाते हैं और हर आदमी उनका सम्मान करता है। दक्षिण भारत चले जाएं तो वहां भी। जो ने उनको भारत रत्न दिलवा दिया। यदि अब अगर आप तो आपको तो दिलवा देना चाहिए ना, बतलाएं। परिमल जी आपने अपनी बातों को सुनिए ना। हमारे शो में 1 एट ए टाइम लोग बोलते हैं, आपको पूरा मौका मिलेगा। रिक्वेस्ट है। नहीं, ठीक है, आपने कहा ना, आप जरा इनको भी सुनते हैं। हम भी सवाल करेंगे, और भी लोग हैं वो भी बोलेंगे। प्लीज आप परिमल जी प्लीज इनको बोलने दीजिए, उसके बाद आप तक आएंगे। जैन जी बोलिए, आप चुप मत होइए। पंकज जी, मैं इसमें कोई आत्मश्लाघा की बात नहीं है, लेकिन मैं अपने बारे में बहुत एश्योर्ड व्यक्ति हूँ बचपन से ही। मुझे कभी किसी के सामने अपने आप को साबित करने की मजबूरी से दो चार नहीं होना पड़ा, और ना तो मैं अपने दल के नेता की नज़र में अपने आप को साबित करने के लिए कोई अतिरिक्त अटेंशन सीकिंग सिंड्रोम का शिकार रहा हूँ। और मुझे इस बात पर भी यकीन रहा है और बहुत पुख्ता तरीके से कि अगर मैं आपके शो में हूँ तो भले बीच में कितनी भी टोका टोकी हो जाए, जो बात मुझे कहनी है उसके लिए पर्याप्त और उचित अवसर मुझे मुहैया कराया जाएगा। इसलिए ये बीच में बोलते भी हैं परिमल भाई तो मैं एकदम मुस्कुरा के सुनता हूँ। आप बोलिए, लेकिन हमको जो बोलना है वो मैं बोल जाऊंगा। मैं ये कह रहा था कि कर्पूरी ठाकुर जी ने 1978 में जब पिछड़ों को आरक्षण दिया, अति पिछड़ों को दिया, सभी समाज की महिलाओं को दिया, आर्थिक रूप से विपन्न लोगों को दिया और 26% आरक्षण, तो इतिहास में दर्ज है और पता कर लिया जाए इसको कि लाजपत राय भवन में पटना में इसके खिलाफ जो मीटिंग आहूत की गई उसकी अध्यक्षता नीतीश कुमार जी ने की और उसके मेहमान खुसूसी थे सत्येंद्र नारायण सिन्हा जी। तो हमेशा कर्पूरी जी के किसी भी तरह के कदम का विरोध करने वाले नेताओं में नीतीश कुमार जी शुमार थे। तब तो वो एमएलए भी नहीं थे। शुरू से इनके मन में क्या रहा है, यथास्थितिवाद को किसी तरह से पेम्पर करो, समाज का जो प्रभुत्व वाला सेक्शन है उसको नाराज ना हो जाए कहीं, तो उसको खूब मसाज करो। ये आज भी जारी है उनका, मैं उसके डिटेल्स में नहीं जाना चाहता। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं कि कर्पूरी जी ने जब आरक्षण दिया तो उसके 12 वर्ष के बाद पिछड़ों का आरक्षण 8 से बढ़ाकर 12%, अति पिछड़ों का 12 से बढ़ाकर 14% लालू प्रसाद जी ने किया, और इसका गौरव हमको होता है। फिर राबड़ी देवी जी ने उसी 12, फिर आप बीच में बोलने लगे। अभी तो कम से कम मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। 14% से 8, अब बोलिए, फिर मैं आराम से बोलूंगा। बोलते रहिए कमेटी गठित की गई थी। परिमल जी एक मेरा निवेदन स्वीकार करेंगे। एक मेरा, देखिए आप और शो में गए होंगे, आप बीच में बोलते हैं लोग, मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूं, आपको उचित समय दूंगा जवाब देने का, ऐसा नहीं होगा आपको बोलने का मौका नहीं दूंगा। लेकिन अगर आपस में ही आप लोग एक दूसरे को बीच में काटेंगे तो ना आपका मैसेज आएगा ना इनका मैसेज आएगा। मैंने आपसे 2-3 सवाल मैंने आपसे किया, आप जवाब दीजिएगा ना, ये बात खत्म करेंगे, आपका टर्न आएगा, फिर से आपको 3 राउंड मौका देंगे बोलने का। बात आप जान लीजिए, इसलिए प्लीज सुनिए। और एकदम इसमें कोई वो डिबेट में जो हो हल्ला होता है वो हम अपने शो में नहीं रखते हैं। आराम से बोलिएगा और प्लीज आप जितना समय चाहिएगा देंगे। जैन जी अपनी बात खत्म करिए।
मैं वही कह रहा था कि अल्लाह जो कर्पूरी जी ने आरक्षण दिया पिछड़ों अति पिछड़ों को, उसको बढ़ाकर लालू प्रसाद जी ने पिछड़ों का 8 से 12 और अति पिछड़ों का 12% से 14% किया। 12 साल तक आरक्षण नहीं बढ़ा था। फिर उसके बाद 10 वर्ष बीते और झारखंड अलग हुआ तो राबड़ी जी ने फिर उस आरक्षण को बढ़ाया, 14 से 18% कर दिया अति पिछड़ों का। फिर उसके बाद आप समझिए कि 2005 से 18 वर्ष बीत गए, एनडीए की सरकार थी, कभी आरक्षण नहीं बढ़ा। आरक्षण बढ़ा जब हमारी पार्टी और हमारे नेता तेजस्वी जी उसमें शामिल हुए, उप मुख्यमंत्री हुए, जाति आधारित गणना हुई और तब फिर से उसको बढ़ाया गया। नहीं, इसको आज कर्पूरी जी जयंती है, इस बात को लोगों को जानना चाहिए। उसको राहुल गांधी जी ने फर्जी करार दे दिया, उसको राहुल गांधी जी ने फर्जी करार दे दिया। वो आपके एलआई हैं, वो आपके एलआई हैं। कर्पूरी जी के एक्टिव पॉलिटिक्स में उनके बेटे को टिकट तक नहीं मिला। आपकी पार्टी के नेता के सामने उनके बेटे ने पार्टी का पूरा कमान संभाल लिया। आगे अब पोता संभालेंगे, इसका भी आपको हम बेस्ट विशेष। मेरा तो यह मानना है कि जयंत जिज्ञासु ही बहुत काबिल हैं। तेजस्वी यादव क्यों नहीं, क्यों जयंत जिज्ञासु क्यों नहीं? मेरा तो ये मानना। और ये जो सवाल बार बार उठता है, वही तो कह रहे हैं कर्पूरी जी ने अपने सामने अपने बेटे तक को चुनाव लड़ने नहीं दिया, जबकि उनके बेटे एक्टिव थे, टिकट कटवा दिया। डॉक्टर संजय हम लोग लग रहा है विषय से। पंकज जी ना, मुझे अपनी बात कहने दीजिए। नहीं, हम सोशल जस्टिस का आदमी, तो अपने साथ इनजस्टिस कैसे हो जाने देंगे? सुन लीजिए, राहुल गांधी जी ने जो कुछ कहा उसका अभिप्राय यह था कि ये तो कास्ट बेस्ड सर्वे है। हम चाह रहे हैं कि पूरे देश में सेंसस कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा जो सेंसस कानून बना हुआ 1948 का, उसके मुताबिक कास्ट सेंसस हो, सर्वे नहीं। इसलिए उन्होंने कहा कि बिहार की इस लड़ाई को पूरे देश भर में ले जाना चाहिए। दूसरी बात, कर्पूरी जी के परिमल जी अगर इस तरह से करेंगे तो फिर बहुत खराब बात है ये। हम जिन बातों की आलोचना करते रहे हैं कि हुलुक डिब्बा किस्म के एंकर हमको मेन स्ट्रीम मीडिया में दिखाई पड़ते हैं, तो हम कम से कम वो रोग नहीं न पालें अपने अंदर भाई मेरे। कि यदि मान लीजिए कि जातीय जनगणना के प्रति वो इतने ही सजग हैं, तो 2011 में सोशियो इकोनॉमिक सर्वे करवाया गया, उसका रिपोर्ट उन्होंने क्यों नहीं लागू किया या क्यों नहीं? उसमें बहुत सारे तथ्यात्मक रूप से त्रुटियां आप ही की सरकार ने कहा है भाई कि 2 लाख से ज्यादा गलतियां हो गई हैं बिहार में। ये एनडीए की सरकार ने कहा है कि इनकी आदत हो गई है, इनकी आदत नहीं छूटने वाली। अभी लोकसभा चुनाव में जो चारों मिल के बोलिए भाई, तेजस्वी जी ने क्या बोलूं आपको, तो बिहार की जनता ने उनको 4 पर सीमित कर दिया। मतलब ठीक है, चलिए और पैनलिस्ट हैं और हम लोग लग रहा है हम लोग विषय से ही हट गए। जैन जी आ रहे हैं आपके पास, जैन जी आ रहे हैं आपके पास, आ रहे हैं आप अपने उसमें जरूर जवाब दीजिएगा। हमारे साथ डॉक्टर संजय भी जुड़ गए हैं, सुदीप प्रताप सिंह भी जुड़ गए हैं। डॉक्टर संजय, हमारे पास जो जानकारी है, जेडीयू 122 से कम सीट पर नहीं लड़ना चाहती है। जेडीयू 122 सीट चाहती है, हम उस पर डिबेट करना चाह रहे थे। थोड़ा कर्पूरी जी के मसले पर पहुंच गए, पर आपको ये लग रहा है कि जैसे महागठबंधन में इंडिया ब्लॉक में कांग्रेस अपने सीटों को लेकर के जो ऊपर नीचे होते रहती है, एनडीए में भी सब कुछ ठीक नहीं है। अभी मणिपुर वाला भी ताजा प्रकरण है, वैसे अध्यक्ष को हटा करके सब कुछ ठीक ठाक कर दिया गया है, लेकिन नीतीश कुमार के भीतर या जेडीयू के भीतर इस बात की चिंता है कि जिस तरीके से महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के साथ बीजेपी ने किया, क्यों नहीं जेडीयू अपने 122 सीटों पर चुनाव लड़े, जिससे ज्यादा से ज्यादा सीटें हासिल कर सके और सीएम की कुर्सी उसके पास रहे। क्या कहते हैं आप? जी, सबसे पहले तो चूंकि आपके पैनल में आज दोनों बड़े प्रखर प्रवक्ता हैं, तो शायद हम लोगों की जरूरत आज आपको कम पड़ेगी। वो दोनों काफी हैं वो आपके सवालों को जवाब देने के लिए, और पूरा समय भी उन दोनों को मिलना चाहिए, क्योंकि समय की कटौती कीजिएगा तो नाराज हो जाएगा। सबसे पहली बात तो मैं ये कह रहा हूं कि राहुल गांधी जी क्या बोले बिहार में, ये पूरा विश्व सुन लिया, लेकिन जयंत जी कह रहे हैं कि नहीं वो ऐसा नहीं बोले। तो आप सुने वो गलत सुने, उनका बोलने का मतलब कुछ और। अद्भुत है भाई, आश्चर्य। उन्होंने कहा कि फेक सर्वे है
और उस समय जो ये सर्वे किया गया, ये लोगों को मूर्ख बनाने के लिए किया गया। अब इससे स्पष्टता क्या होगी? हो सकता है कि फिर हम लोगों को नए तरीके से पढ़ना होगा या किसी स्कूल में जाना होगा सीखने के लिए कि भाई उनका बोलने का आशय क्या था। हम लोग तो साहित्य में छायावाद खूब पढ़े हैं, लेकिन राहुल गांधी का छायावाद अगर हम नहीं समझ पाए तो फिर एक बार साहित्य का विद्यार्थी बनने की कोशिश करेंगे। एक दूसरी बात, बिल्कुल हम लोग विषय पर रहे, कर्पूरी ठाकुर एक बड़े व्यक्तित्व हैं और उन पर अलग से चर्चा होनी चाहिए, ठीक है, उनके हर आयाम पर होनी चाहिए, मैं उधर नहीं जाना चाहता। देखिए, इतनी बात तो तय है, चूंकि विषय आज ये है कि क्या जिस तरह से बात कर रही है जेडीयू की 122 सीटें जो हैं वो उनके हिस्से में होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। चूंकि इनके जो अलायंस के साथी हैं उनके सुर बदल गए हैं। उसमें जीतनराम मांझी का सुर पहले बदल गया, उन्होंने कहा कि 20 से कम पर हम नहीं लड़ेंगे, और उन्होंने अपने स्ट्राइक रेट की बात भी की कि 7 सीटें हमारे हिस्से में पिछली बार मिली थी, हम 4 जीत करके आ गए। तो अगर 4 जीत करके आ गए तो भाई बहुत अच्छी बात है कि 4 जीत करके आ गए, तो हमारा स्ट्राइक रेट देखिए नहीं, 40-45 चिराग को भी चाहिए। हाँ जी, वही मैं कह रहा हूं, उसी पर मैं आ रहा हूं कि 40-45 चिराग पासवान को चाहिए। अच्छा, ये दोनों जो व्यक्तित्व हैं अनोखा है, दोनों कह रहे कि 1 मिनट में मंत्री पद से लात मार देंगे। चिराग जी भी कह रहे हैं कि लात मार देंगे, जीतनराम मांझी भी कह रहे हैं कि लात मार देंगे। भाई, दो ऐसे त्यागी व्यक्तित्व इस बार के मंत्रिमंडल में शामिल हैं कि वो कभी भी लात मार सकते हैं। तो लात मार करके बिहार में क्रांति करेंगे दोनों, क्या करेंगे? दोनों को बिहार में क्या बनना है, उनके बाल बच्चों को क्या बनाना है, सबको पता है। नीतीश कुमार जी की जो दावेदारी है, ठीक है, वो अपनी जगह है, लेकिन अभी तो इनके पास सीटें 43 ही थी ना। वो सारा समीकरण परिमल जी बता देंगे कि हाँ ये हैं, वो हैं, क्लाइमेट लीडर हैं, ग्लोबल जैसे कि थिंकर हैं, वो जितने एडजेक्टिव हो सकते हैं सब उनके साथ। लेकिन आपने जो सीटें जीती है वो तो 43 ही जीती है, और निश्चित रूप से लोकसभा में आपका स्ट्राइक रेट अच्छा रहा कि आप 12 लोकसभा की सीटें जीत गए। तो मैं मानता हूं कि एक अंडरस्टैंडिंग बनेगी। लेकिन हाँ, नीतीश कुमार जी का जो मैं देखा हूं, जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, वो अपनी शर्तों पर अपने तरीके से वो तय करते हैं, सीटों की बार्गेनिंग वो अपने तरीके से करते हैं। नहीं, ठीक है, आपने बहुत बड़ी बात कह दी, और वही सुदीप मैं आपको कहना चाह रहा हूं। फरवरी में वक्फ संशोधन बिल पे भी नीतीश कुमार की जरूरत है, और दूसरी बड़ी बात यह है कि केंद्र सरकार में समर्थन दे रहे हैं, तो इस बार तो नीतीश कुमार जो चाहेंगे वो तो लेके ही रहेंगे। 2019 की परिस्थिति दूसरी थी, 2025 की परिस्थिति दूसरी है। 2019 में बीजेपी को जरूरत नहीं थी, लेकिन तब भी 2020 में नीतीश कुमार की चली, पर अभी तो बीजेपी को केंद्र सरकार में नीतीश कुमार की जरूरत है। तो ये जो बात आ रही है कि 122 सीट पर लड़ेंगे और बाकी का 121 सीट सब में बट जाए, 122 में तो पिछली बार 7 हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को भी दे दिए थे। तो इस बार आपको लगता है कि नीतीश 122 चाह रहे हैं, 2-4 सीट ऊपर नीचे हो सकता है, पर नीतीश ही ज्यादा संख्या में लड़ेंगे? पंकज जी, 122 सीट पे लड़ेंगे तो भारतीय जनता पार्टी को जो पिछले बार जितना सीट लड़े थे, कुछ 110 सीट के आसपास था, उससे नीचे जाना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि चिराग पासवान जी करीब 40 सीट पे लड़ना चाह रहे हैं, 20 सीट पे जीतनराम मांझी जी लड़ना चाह रहे हैं। तो सीट तो कुछ ऐसा है नहीं कि विधानसभा में पास होकर सीट बढ़ जाएगा। तो मुझे नहीं लगता है कि ये बहुत ज्यादा संभव होगा। भारतीय जनता पार्टी इस तरह से खुला मैदान उनको दे देंगे कि आप 122 सीट पर या 100 से ज्यादा सीट पे लड़ जाइए। ये एक निगोशिएशन ट्रिक है, अपना 2-4 सीट आगे पीछे हो सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा सीट में इतना बड़ा 7 सीट का फेरबदल होना मुझे नहीं लगता है कि संभव होगा। ये बात सही है कि नीतीश कुमार जी बिहार के पॉलिटिक्स में जो नीतीश कुमार जी चाहे हैं वही अभी तक हुआ है, लेकिन कई बार ऐसा हुआ है। 2020 के विधानसभा चुनाव में भी वो नहीं चाहते थे कि 43 सीट पे, वो कभी सोचे भी नहीं थे कि 43 सीट पे आएंगे, तो आ गए। तो इस तरह से उनको भी ये अनुभव होगा कि बहुत ज्यादा अगर खींचातानी करे, बहुत ज्यादा अपना चलाएंगे तो 43 सीटों पे भी आ सकते हैं। तो ये सोच होगी।
ये बात है कि वक्फ बोर्ड का आ रहा है, वो भी विधेयक भी पास करना है, तो एक निगोशिएशन का स्ट्रैटेजी है कि कुछ आगे पीछे हो जाए। और जीतन राम मांझी और चिराग पासवान जो भी कह रहे हैं, ऐसा नहीं है कि ये लोग भी खुट्टा गाड़ के बैठ जाएंगे कि मैं इतना ही सीट बोला हूं तो इतना ही सीट लड़ूंगा। ये सब निगोशिएशन ट्रिक है, और मिला जुला के मुझे लगता है जो पिछले बार का था उसी के आसपास रहेगा, नहीं तो क्योंकि भारतीय पिछले जनता पार्टी पिछले इससे नीचे तो नहीं जा सकता है। देखिए पिछले बार तो चिराग नहीं थे ना साथ में, और चिराग हर हाल में 30 सीट तो चाहेंगे ही ना, 30 सीट तो चाहेंगे ही। वैसे मांग 40 से 50 रहे हैं। तो परिमल जी, व्यावहारिक पक्ष क्या रहेगा? चिराग जब साथ में हैं तो इस बार किस तरीके से सीटों का बंटवारा होगा, कुछ इस पर प्रकाश डालिए। देखिए पंकज जी, व्यावहारिक पक्ष यह है कि हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार बार बार बोलते हैं कि हम लोग वोट की चिंता नहीं करते, हम लोग वोटर्स की चिंता करते हैं। अभी प्रगति यात्रा चल रही है, यह एक महत्वपूर्ण विषय वस्तु है। राइट, हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार को विभिन्न सेक्टर के विकास के लिए विकास पुरुष के नाम से जाना जाता है, और आप लोगों ने ही नवाजा है, मीडिया पर्सन ने उन्हें विकास पुरुष कहते हैं। तो अब तो वो प्रगति यात्रा की ओर है। आप समझे कि नेगेटिव में हम लोगों ने बिहार को प्राप्त किया था 2005 में, नेगेटिव जीरो बेस्ड बजट भी नहीं बन सकता था, लेकिन लगातार जिस तरह उन्होंने सर्वांगीण विकास सुनिश्चित किया, और चारों तरफ प्रत्येक सेक्टर हो, आप देखिए कृषि के क्षेत्र में हो, या इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में हो, पावर सेक्टर में हो, या फिर वुमेन्स एम्पावरमेंट के क्षेत्र में हो, या दलितों के सम्मान के क्षेत्र में हो, या यहाँ तक कि रिजर्वेशन पॉलिसी में हो। देखिए यह विजन है, विजनरी लीडर का ही यह विजन है कि अब भारत किसी भी राज्य में यदि रिजर्वेशन में कोई परिवर्तन किए गए तो उसके विरुद्ध पक्ष विपक्ष में लोग खड़े होते हैं। लेकिन इस बार जब हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार ने जातीय आधारित सर्वे के आधार पर जो आंकड़े प्राप्त हुए और जो रिजर्वेशन पॉलिसी में वृद्धि की गई, बिहार के लोगों ने उन्हें सहर्ष स्वीकार किया, और मैं आशा करता हूं कि हम लोग उसको इम्प्लीमेंट करवाने की स्थिति में होंगे। तो देखिए हमारे नेता की नीति तो अलग है। और दूसरी बात कि जैसे देखिए बेसिक रूप से यह तो तब प्रश्न उठता है ना, जैसे महागठबंधन में जो पार्टी शामिल है उसका उद्देश्य क्या है कि अपने परिवार का राजनीतिक और आर्थिक सशक्तिकरण करे, या फिर घोटाले में जो फंसे हुए हैं उससे मुक्ति पाए। जबकि हमारे यहाँ जो एनडीए गठबंधन है उसका एकमात्र एजेंडा है तो बीच बीच में छोड़ काहे देते हैं एनडीए को? तो बीच बीच में छोड़ काहे देते हैं एनडीए को? अरे हम लोग ने तो नहीं, ये बताइए ना, वो अपना परिवार बचाना चाहते हैं, आर्थिक प्रगति करना चाहते हैं, तो छोड़ काहे देते हैं बीच बीच में? तो हमारे आदरणीय नेता ने कई बार पब्लिक मंच से स्पष्ट किया है, इन दिनों भी उन्होंने कहा कि अरे आपके आदरणीय नेता ने तो पब्लिकली ये भी बताया कि यही बिहार के भविष्य हैं, अब तो यही सब संभालेंगे ना, तेजस्वी जी की तरफ हाथ करके। कम पढ़े लिखे आदमी होंगे तो यही वो इशारा नहीं सोच पाए होंगे। नहीं हम तो चाहते हैं आप जैसे पढ़े लिखे व्यक्ति के तरफ वो इशारा करें, और लालू जी जयंत जी के तरफ इशारा करें, लेकिन वो भी तेजस्वी यादव की तरफ करते हैं, और लालू जी तो अपने बेटे को बनाना ही चाह रहे हैं। पंकज जी एक बार बतलाएं, युवा के तरफ उनका इंडिकेशन था, न कि तेजस्वी जी के प्रति की ओर। और जहां तक तेजस्वी जी का प्रश्न, तेजस्वी यदि बोलते कि नए युवा पीढ़ी को मिलना चाहिए, तो अरे इतने पढ़े लिखे बिहार के तो छात्र हम कहते थे ब्रिलियंट है, तो ऐसी स्थिति अरे मुझे तो आप प्रवक्ता भी ब्रिलियंट लग रहे हैं, मुझे आप कौन से कम ब्रिलियंट लग रहे हैं? जिस तरीके से मैं, देखिए मैं इसमें बहुत सीरियस हूं, मैं बता रहा हूं, आप हमारे प्लेटफॉर्म पर बोल रहे हैं, बिहार में भी आपके और जयंत जी जैसे प्रवक्ता हैं, ये बड़ी गौरव की बात है। पंकज जी जयंत जिज्ञासु जैसे व्यक्ति यदि तेजस्वी यादव को विजनरी लीडर मानते हैं, तो मैं समझता हूं कि वास्तव में ये कलयुग है। नौवीं फेल व्यक्ति जो प्रत्येक क्षेत्र में असफलता प्राप्त किया हो, मात्र अपने पिता के द्वारा किए गए कार्यों के आधार पर बिहार का नेतृत्व और बिहार में मुख्यमंत्री बनने का सपना देखता हो, ऐसे व्यक्ति का अरे एक पिता तो पुत्र मोह में भटक जाता है, धृतराष्ट्र भी भटक गए थे, लेकिन नीतीश जी बीच बीच में क्यों भटक जाते हैं, ये समझ में बात नहीं आती है ना परिमल जी। एक पिता पुत्र मोह में भटक जाता है, नीतीश जी क्यों भतीजे मोह में भटक जाते हैं, ये बताइए। एक बार नहीं, दो बार। तो मैं बतला दूं आपको ना, जी हाँ, सभी को पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन का अधिकार है, फंडामेंटल राइट का ऑब्जेक्टिव है टू इंश्योर पॉलिटिकल जस्टिस इन इंडिया। और समझिए 326 के तहत आर्टिकल सभी को पॉलिटिकल प्रोसेस तो फिर तो आप एक्यूज क्यों कर रहे हैं
फिर अभी आप जो कह रहे हैं वो गलत है, ये सही है तो वो गलत है। हम जी लोगों ने प्रयास किया कि नहीं, इट इज अ पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस परिमल जी, इसको पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस कहते हैं। आपको जब अच्छा लगा सट गए, जब बुरा लगा तो कह दिए नौमी फेल है, करप्ट है। इसको पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस कहते हैं और इसको बहुत अच्छे तरीके से आप जितनी भी बातों में इसको बांध दें। अभी क्या गारंटी है? अभी तो कई सारे राजनीतिक पंडित कह रहे हैं विधानसभा चुनाव से पहले भी आप पलट जाइएगा, ये भी बात कही जा रही है जी। दिस इज नॉट पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस, दिस इज द पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपमेंट। एक्चुअली व्हाटएवर बी द पॉलिटिकल सिनेरियो आवर लीडर कंटिन्यूअसली इंश्योर द डेवलपमेंट ऑफ बिहार। आप कैसे बोल सकते हैं? देखिए, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो जनता के प्रति है ना। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी परिवार विशेष के सदस्यों को मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री नहीं बनाना है। आप इस एजेंडे को समझें। घुमा फिरा के महागठबंधन का एकमात्र ऑब्जेक्टिव है कि तेजस्वी जी को किसी तरह बिहार के लोगों के माथे पर। चलिए अब जयंत जी, अब जयंत जी को बोलने दीजिएगा, अब जयंत जी को बोलने दीजिएगा। जयंत जी आपकी बात का जवाब देंगे। अब प्लीज अब उनको सुनिए परिमल जी, अब उनको सुनिएगा, बीच में इंटरप्ट मत करिएगा, ये मेरा रिक्वेस्ट है। फिर आपको चांस देंगे, आप जवाब दीजिएगा, बीच में मत रोकिएगा। जयंत जी बोलिए। आशा है जी, जयंत जी बोलिए। दुर्भाग्य से इस सरकार और सरकार के मुखिया की जिम्मेदारी जनता के प्रति कम और अधिकारियों के प्रति उत्तरदायित्व ज्यादा नजर आता है लोगों को, और इसकी बार बार हमारे नेता ने निंदा की है। अब देखिए, मैं एक शब्द नहीं बोला हूं, इसका मतलब आज नहीं बोलने देना हमको। मैं कह रहा हूं कि नीतीश जी जो बार बार ये कहते रहते हैं प्रधानमंत्री जी के सामने कि अब बस, अब नहीं उधर, मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, इतना याचनापूर्ण ढंग से, कातर भाव से, दयनीय अवस्था में हाथ जोड़े देखकर मुख्यमंत्री जी को हमको तो ठीक नहीं लगता है और किसी को नहीं लगता है, क्योंकि हम लोगों ने नीतीश जी के उरूज को देखा है भाई। एक शब्द आप उनसे इधर से उधर नहीं बोलवा सकते, फिर आप बीच में बोल दिए, दिक्कत है। तीसरी बात, नजर आते हैं तो भाई हमारे साथ नीतीश जी आते हैं तो स्वाभाविक मुस्कुराहट उनके चेहरे पर होती है, उधर जाते हैं तो बोलना भूल जाते हैं, इधर से ठीक कर देते हैं, उधर जाके गड़बड़ा जाते हैं। रुकिए ना भाई, क्या मैं बोलूं? कोई भी बात बोलूंगा उसका प्रत्युत्तर आप नहीं, ठीक है, आप बोलिए, जल्दी बोलिए। हमारी बारी में कहा इतनी हड़बड़ाहट करते हैं पंकज जी? नहीं, अरे बोलिए ना, और भी संजय जी और नाराज हो जाएंगे, उनको कम समय मिल रहा है। एक और राजनीतिक विश्लेषण, मेरे हर शब्द पर इंटरप्शन होता है भाई, मैं कैसे बोलूं बताइए? नहीं, अरे बोलते जाइए। अभी बात हुई कि कर्पूरी जी के बेटे सक्रिय थे, नहीं लड़े। सच्चाई यह भी है, उनका अपना सिद्धांत होगा, कर्पूरी जी का सम्मान है, लेकिन सच तो यह है कि राजनीति माए और लालू प्रसाद जी तो आप बोलते हैं कि आप लोग क्लेम करते हैं। मैं क्या करूं भाई? परिमल जी, ये जेडीयू का ये कल्चर नहीं, क्या मतलब है? बस अब मुझे ये कहना पड़ेगा आपको। आप इतने प्रबुद्ध प्रवक्ता हैं, आप सुनिए फिर अपने टर्न पे जवाब दीजिए। आप रोक रहे हैं बीच में, ये ठीक नहीं है। हाँ बोलिए जयंत जी। मैं कह रहा था कि कर्पूरी जी भले अपने जीते जी बेटे को ना लाए हो राजनीति में, उनका सिद्धांत, उसके प्रति सम्मान, लेकिन सच्चाई यह है कि लालू प्रसाद जी जब मुख्यमंत्री बने तो रामनाथ ठाकुर जी को अपने साथ मंत्री बनाया, और आज मैं आपको ये बात जिम्मेदारी के साथ बताऊं कि तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनेंगे और नीतीश जी के सुपुत्र निशांत जी की इच्छा होगी अगर सार्वजनिक जीवन माने की, तो उनको मंत्री परिषद में अपने साथ मंत्री बनाने में बड़ी प्रसन्नता होगी तेजस्वी जी को। और हम भी चाहते हैं कि अभिनंदन करें निशांत जी आए राजनीति। हर नौजवान मतलब इनडायरेक्टली नीतीश जी को आमंत्रित कर रहे हैं। नहीं, ये जो समाजवाद में परिवारवाद का अद्भुत कॉकटेल है ना जयंत जिज्ञासु, मैं कह रहा हूं, जिसको आप लच्छेदार शब्दों में बयां करते हैं, वो काबिले तारीफ है। दुनिया भर में उदाहरण मैं दूंगा तो समय चला जाएगा। मैं दूसरी बात कह रहा हूं, कभी मेरिट की बात हुई, राजनीति को यूपीएससी बीपीएससी का इम्तिहान नहीं है कि पास कीजिए और आप जो है टॉप लेवल पर पहुंच जाएं। और जहां तक हम लोगों के गुण दोष का जिक्र होता है कि बड़ा तेज तरार प्रवक्ता नेता नहीं होता है, स्पोक्स पर्सन लीडर नहीं होता है।
हाँ, पार्टी के नीतियों, सिद्धांतों, कार्यक्रमों को अगर स्पष्टता के साथ और वो प्रेषित कर ले, संप्रेषित कर ले, आश्वस्त कर ले आम आवाम को, तो ऐसे लोगों को चलिए, आपका लगता कुछ इनायत हो जाती है तो हम लोगों का चेहरा दिखा देते हैं, तो हमको इस भ्रम में नहीं रहना चाहिए। प्रवक्ता सुरेंद्र मोहन जी हुआ करते थे जनता पार्टी के, बहुत शानदार व्यक्ति, नेता के रूप में भी उनकी इज्जत। प्रवक्ता जयपाल रेड्डी जी भी होते थे यूनाइटेड फ्रंट के समय में, बाद में यूपीए के समय में भी मंत्री बने, लेकिन न सुरेंद्र मोहन जी प्रधानमंत्री हो गए न जयपाल रेड्डी जी। तो इसलिए प्रवक्ताओं में हमारे आदर्श सुरेंद्र मोहन जी होते थे। ये जो अच्छा, है लगातार मुंह खोलने के साथ शब्द बोलने वाले ये नीरज सिंह जैसे लोग नहीं। तो इसलिए सीखिए कुछ अपने पुराने लोगों से भी। हम लोगों की पार्टी में बहुत सारे लोग हैं, तो लेकिन सब हमारे आदर्श नहीं ना हो जाएंगे प्रवक्ता के रूप में। हम लोग सुरेंद्र मोहन, अच्छा मनोज झा जी बहुत शानदार प्रवक्ता है, तो मुख्यमंत्री ना हो जाएंगे? अरे प्रोफेसर हैं, इज्जत है उनकी, राज्यसभा में अच्छा काम कर रहे हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन इस तरह का डिबेट छेड़ना, आप बड़े इंटेलिजेंट हैं। और सुन लीजिए तेजस्वी जी से बहुत कुछ हमने सीखा है। अच्छा ठीक है, 2 बार लीडर आपने हो गया 2 बार डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर के रूप में इस देश में उन्होंने एक नायाब मिसाल कायम की है। ठीक है भाई 4.5 लाख नौकरी कैसे दी जा सकती है? इच्छा शक्ति हो, सब कुछ संभव है। डॉक्टर संजय कुमार जी चैतन्य अवस्था में नहीं है, ठीक है, चिंता होती है कि चलिए इस सूबे को हाँक रहे हैं, चला नहीं रहे हैं, हाँक रहे हैं, मुख्यमंत्री को डिक्टेट करते हैं कि सर बहुत हो गया, चलिए। डॉक्टर संजय पंकज जी एक बात, अभी कहा गया कि पप्पू यादव जी कहते हैं कि ऐसा हो जाना चाहिए, कांग्रेस के नेतृत्व बने। जदयू के लोग अगर पप्पू यादव जी के बयान को इतनी गंभीरता से लेते हैं, तो अरे भैया इनका लॉ एंड ऑर्डर का समझ, पॉलिटिक्स की समझ, ये सब कुछ आपको मुबारक हो। हमारे साथ पप्पू यादव जी रहते हैं तो आपको दुनिया के खूंखार और दुर्दांत अपराधी लगते हैं, और पप्पू यादव जी इधर हैं तो आपको एक अलग किस्म की बात आप करते हैं। डॉक्टर संजय जैसे अभयानंद के डीजीपी रहते हुए परमेश्वर मुखिया का जब पार्थिव शरीर लाया गया तो तांडव मचाया गया, और मुख्यमंत्री को कहना पड़ा कि अभयानंद ने मुझे अंधेरे में रखा। तभी तो दोनों नेता उनके साथ हैं, ललन सिंह भी और नीरज सिंह। क्या हो रहा है वहां? गोलीबारी, ये लॉ एंड ऑर्डर है? मुजफ्फरनगर की मासूम बच्चियों के साथ क्या हुआ था? ये लॉ एंड ऑर्डर है नीतीश कुमार का? और आप चंपा विश्वास और ढेकाना फलाना का जिक्र करते हैं, शर्म नहीं आती है आपको? मासूम बेटियों के साथ जो बलात्कार हुआ और उसमें बड़े बड़े सफेद पोस्ट लोग शामिल थे। अरे नीतीश कुमार किसी दिन बेनकाब हो जाएंगे, इसलिए एनडीए के साथ हैं। मेरा मुंह, मैं फिर कह रहा हूं कि नीतीश कुमार बिहार के लिए जरूरी भी हैं और बिहार के लिए मजबूरी भी है। चाहे गठबंधन जो हो, गठबंधन इंडिया का हो चाहे गठबंधन एनडीए का हो, वो नीतीश कुमार जी अपने तरीके से चीजों को ये करते हैं। थे न नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन में? 28 जनवरी 2024 के पहले तक वो कहां थे? इंडिया गठबंधन में थे। और जब इंडिया गठबंधन में थे तो सीटों को लेकर के ही तो तनातनी वहां हुई थी कि नहीं आपको लोकसभा में इतनी सीटें नहीं दी जाएगी। और फिर बात बिगड़ी, कन्वेनर को लेकर के बात नहीं बन पाई, और फिर नीतीश कुमार ने गठबंधन बदल लिया, एनडीए में चले गए। अभी एनडीए में है, इनके ही समर्थन से केंद्र की सरकार चल रही है, इस सच्चाई को भी स्वीकार करना होगा। तो लेकिन एक सवाल है जो जाकर के चीजें रुक जाती है। सारे पैनलिस्ट मैं समझता हूं कि इससे सहमत होंगे कि चिराग पासवान इसके गठबंधन के एक वैसे नेता के रूप में शामिल हुए एनडीए में जिनको भी लोग बहुत नाराज नहीं कर सकता है। क्योंकि एक बार वो क्या कर चुके हैं बिहार में सबको पता है। वो लंका में आग लगाए कि अयोध्या में आग लगाए, बिहार ने उस दृश्य को देखा है। तो चिराग पासवान की दावेदारी, जीतन राम मांझी की दावेदारी और नीतीश कुमार की दावेदारी, क्या ये तीनों की दावेदारी के बीच में बीजेपी सामंजस्य बैठा पाएगी या सामंजस्य नहीं बिठा पाएगी? अगर नहीं बिठा पाएगी सामंजस्य, तो मैं मानता हूं कि फिर हो सकता है कि बिहार के राजनीतिक समीकरण, राजनीतिक दृश्य कुछ और देखने को मिले। जीतन राम मांझी जी की तो पीड़ा आ गई सामने, और दिल्ली और
झारखंड को लेकर के अपनी पीड़ा जाहिर कर दी। अब बिहार में अगर उनको अंडर एस्टिमेट किया जाएगा तो फिर वो क्या करेंगे? तो तस्वीर देखिए ना, एक तरह का दबाव बीजेपी पर बना रहे हैं ये तीनों लोग, चिराग, बीजेपी और नीतीश कुमार तो चूंकि है ही, इनके समर्थन से तो केंद्र में सरकार ही चल रही है। बीजेपी इसको कैसे टैकल करती है, हम लोगों को थोड़ा इंतजार करना चाहिए। आपको लगता है सुदीप 100 सीट पे दोनों लड़ेंगे, बाकी 43 सीट चिराग पासवान, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा, राष्ट्रीय लोक मोर्चा में बांट दिया जाएगा? पर जेडीयू मेरी जानकारी में 115 से कम पे नहीं मानेगी, 122 लेगी तो बहुत होगा, तो उनको अकोमोडेट करेगी जीतन राम मांझी को। देखिए पंकज जी, एकदम भारतीय जनता पार्टी पर निर्भर करता है कि भारतीय जनता पार्टी इन लोगों को एकोमोडेट करने के लिए कितना बलिदान देता है। अगर 122 पे जेडीयू लड़ेगा, भारतीय जनता पार्टी जैसे मैंने बोला कि 100 के नीचे आ जाएगा, तो ये भारतीय जनता के पार्टी के लिए राजनीतिक रूप से बहुत ही अच्छा मैसेज नहीं रहेगा उसके कार्यकर्ता और उनका पॉलिटिकल फ्यूचर के लिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास ऑप्शन नहीं है। नीतीश जी के पास जो जितना भी दोनों प्रवक्ता आपस में एक दूसरे को इधर उधर बोल रहे हैं, लेकिन नीतीश जी का लालू जी एक दूसरे से मिलना चाहेंगे तो वो बहुत आसान है। भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत मुश्किल है कि वो लालू प्रसाद के लिए बहुत मुश्किल है कि भारतीय जनता पार्टी से मिल ले। तो ये तो उनके पास एज है नीतीश कुमार जी का। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि पिछला गठबंधन और इसमें एक, जैसे कि लोकसभा में एक सीट भारतीय जनता पार्टी ज्यादा लड़ा था, जेडीयू कम लड़ा था, उसी रेंज में होगा। क्योंकि चिराग पासवान को आप नाराज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जैसा कि बताया कि दूसरे संजय जी भी चलिए करेंगे तो तकलीफ ज्यादा होगी। चलिए, अब हम लोग समय की सीमा को पार कर चुके हैं, बहुत गर्माहट रही इस डिबेट में। तो चलिए, बिहार की बात में जैन जिज्ञासु, परिमल जी, सुदीप प्रताप सिंह और डॉक्टर संजय कुमार शिरकत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। तो बिहार की बात में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए TV9। धन्यवाद, नमस्कार।